हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BPCC 110 द टॉपिक ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से देखिएगा। ओके, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपना पेपर कोड डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सारे यहाँ पर आपके गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, तो एक बार इनको चेकआउट जरूर करिएगा। यहाँ पे आपका सारा सिलेबस हमने कवर कर रखा है। अगर आप इनको कवर करके चले जाते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ओके गाइस, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। डिस्क्राइब अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंस। ओके, देखिए सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब कि दूसरे लोगों की प्रेजेंस की वजह से एक इंसान के बिहेवियर पर, फीलिंग्स पर, ठीक है, किस तरीके का असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, ठीक है, और मेरे आसपास मेरी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग्स, इन सारे लोगों का क्या इन्फ्लुएंस होता है मेरे बिहेवियर पे, मेरे थॉट्स पे, मेरी फीलिंग्स पे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, जो भी थ्योरीज जो हमारी सोशल साइकोलॉजी में होती हैं, जब हम इन थ्योरीज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में। ऑलराइट, हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और जो अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि थ्योरीज का किस तरीके से यूज होता है। लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि सोशल बिहेवियर और सोशल प्रोसेस को स्टडी किया जाता है, ठीक है। लेकिन अप्लाइड में इन इसी स्टडीज को फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी में इनका मेन एम होता है कि ये थ्योरीज को बनाए, ठीक है, और सिर्फ नॉलेज को डेवलप करें। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है, अपनी इस नॉलेज और इन थ्योरीज की मदद से जो सोसाइटी है उसको और भी इम्प्रूव करें, जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन निकालें। यहाँ पर रिसर्च कंट्रोल सेटिंग में की जाती है और यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन में की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो लोगों के बिहेवियर है उनको समझा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर लोगों के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इट इट इज मेनली थ्योरेटिकल इन नेचर। ये जो सोशल साइकोलॉजी है थ्योरेटिकल है, सिर्फ थ्योरीज बनाती है, जबकि जो अप्लाइड है वो प्रैक्टिकल है नेचर में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो स्टडीज ऑन एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, कन्फॉर्मिटी, प्रेजुडाइसिस, इनके बारे में स्टडी करती है, इनको समझने की कोशिश करती है कि कैसे चीजें काम करती हैं। फिर जब एक बार समझ लेते हैं, फिर उन्हीं उसी समझ के साथ में हम समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके सोल्यूशन निकालते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। ओके, Now let's see applied social psychology as a science. Applied social psychology साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करती है, ठीक है। तो गेस्ट वर्क पे काम नहीं चलता है, साइंटिफिक प्रूफ्स पे चलता है। सबसे पहले देखिए सिस्टमैटिक स्टडी। यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स को प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी किया जाता है, इसीलिए सिस्टमैटिक। सेकंड, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, जैसे कि सर्वे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, ये सारे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यहाँ पे रिसर्च जो है वो अपनी प्रेजुडाइज नहीं देते हैं रिसर्च के दौरान, ठीक है, बिल्कुल अनबायस होकर, ठीक है, अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। फिर प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी मदद करता है हमें ह्यूमन बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशन में प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते हैं ताकि हम लोग जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर पाए और जो भी लोगों के जो हार्मफुल बिहेवियर है उनको कम कर पाए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। हम साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी जो समाज में अलग अलग इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, क्राइम, हेल्थ प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल कंसर्न एक्सेट्रा। कंक्लूजन देखते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी हमने पढ़ा था कि एक थ्योरेटिकल अप्रोच लेके चलता है, कि यहाँ पे थ्योरीज बनाते हैं, हम चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जबकि अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। यहाँ पर हम जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी थ्योरीज की मदद से, ठीक है। लेट्स सी अब नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन इंटरवेंशन एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। देखिए इंटरवेंशन का पहले मीनिंग समझते हैं क्या होता है। It is a systematic, purposeful process in which a trained person or organization takes step to address a problem or crisis. देखिए एक सिस्टमैटिक मतलब हम लोग बिल्कुल स्टेप प्रोसेस से यहाँ पर इंटरवेंशन करते हैं। पर्पसफुल मतलब जानकर हम इंटरवीन करते हैं, और ये इंटरवेंशन करता कौन है, ट्रेंड पर्सन, ठीक है, ट्रेंड पर्सन करता है। और ये कब होती है, जब कोई भी प्रॉब्लम और क्राइसिस होती है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जिसको मेडिकल इशू है तो वो डॉक्टर के पास में जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस होता है उसका, ठीक है, तो एक बार फिर प्रॉब्लम पता चल जाती है, उसके बाद में फिर प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, उसका ऑपरेशन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मेडिकेशन दी जाती है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये मेडिकल इंटरवेंशन है। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो सिस्टमैटिकली और पर्पसफुली उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इंटरवेंशन कर रहे हैं उस पेशेंट के मेडिकल इशू में, ठीक है। यही बताया गया है कि इंटरवेंशंस मे बी यूजफुल फॉर पर्सनल, सोशल, इमोशनल, एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड इशू। मान के चलिए कि अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास में जाते हैं अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का इंटरवेंशन ही होता है। ऑलराइट, अभी जो कॉन्सेप्ट इंटरवेंशन का सोशल वर्क, साइकोलॉजी, काउंसलिंग, एजुकेशन में भी, हेल्थ सर्विस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, और ये इंटरवेंशन का एम क्या होता है, ताकि हमारी डिफिकल्टीज कम हो और हमारा वेलबींग जो है वो प्रमोट हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ इंटरवेंशन। पहला होता है प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। इट इज कैरिड आउट बिफोर अ प्रॉब्लम बिकम सीरियस। कोई भी प्रॉब्लम अभी सीरियस नहीं हुई है, अभी वो या तो हुई नहीं है, एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप हम उसको ले रहे हैं इस इंटरवेंशन को, ठीक है। जैसे हम लोग हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन देखते हैं, ठीक है, तो वो फ्यूचर के लिए अवेयर करता है हमें कि हमको फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम या इश्यूज ना हो जाए, ठीक है। ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम, कि जो ड्रग एडिक्शन का इतना ज्यादा अभी कंसर्न चल रहा है तो ऐसा कुछ किसी के साथ ना हो, तो उनको पहले से ही अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाते हैं, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन। अभी डैमेज हुआ नहीं, हम ऐसे समझ सकते हैं, डैमेज हुआ नहीं उसके पहले, ठीक है। दूसरा है क्राइसिस इंटरवेंशन। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन फेस एन इमीडिएट इमरजेंसी और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ पर डैमेज हो चुका है, मतलब ये कि यहाँ पर इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, यहाँ पे तुरंत हम लोगों को इंटरवेंशन की जरूरत है, क्विक सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, ताकि क्राइसिस से हम लोग निकल सके। जैसे कि एग्जाम्पल, काउंसलिंग आफ्टर अ नेचुरल डिजास्टर और सपोर्ट फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। अब जैसे कोई वायलेंस का विक्टिम होता है, ठीक है, अब उसके साथ में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, ठीक है, ट्रॉमा है, तो उसको अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, और इस इंटरवेंशन को क्राइसिस इंटरवेंशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी सपोर्ट हमको देना है उस विक्टिम को, क्योंकि उसके साथ में बुरा हो चुका है, ठीक है। असिस्टेंट ड्यूरिंग अ सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस, वही सारी चीजें। थर्ड इज थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। इट फोकस ऑन ट्रीटिंग इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम, ठीक है, इन तीन चीजों पे पर्टिकुलरली ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है, फैमिली इशू अगर है तो फैमिली थेरेपी दी जाती है, बिहेवियर में अगर कोई इशू होता है तो उसके लिए थेरेपी दी जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आते हैं रिहैबिलिटेटिव इंटरवेंशन। देखिए इस टाइप के इंटरवेंशन में क्या होता है, हम लोगों की मदद करते हैं टू रिकवर एंड रिटर्न टू नॉर्मल फंक्शनिंग आफ्टर इलनेस, इंजरी, एडिक्शन और एनी अदर डिफिकल्टीज। कोई भी इंसान किसी पर्टिकुलर डिफिकल्टी से गुजर चुका है, अब उसको वापस हम लोग उसकी नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम लोग रिहैबिलिटेटिव इंटरवेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिहैबिलिटेशन फॉर सब्सटेंस यूज। मान के चलिए कोई ड्रग एडिक्ट था, ठीक है, और फिर उसकी हमने इस आदत को छुड़ाने की कोशिश की, अब उसको हमने वापस समाज में अपने लाना चाहते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे पहले जीता था एडिक्शन के पहले, वो अपना उस तरीके से चला पाए, तो इस इंटरवेंशन को हम बोलेंगे रिहैबिलिटेटिव इंटरवेंशन। ऑलराइट, फिर आता है कम्युनिटी इंटरवेंशन। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी। मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप या कम्युनिटी के वेलबींग को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर पब्लिक हेल्थ जो कैंपेन चलते हैं ना, वो सारी चीजें। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये पूरी कम्युनिटी के लिए ही तो बेहतर चीज होती है, तो ये सब। फिर आता है हमारा एजुकेशनल इंटरवेंशन। इट फोकस ऑन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, प्रोवाइड्स एडिशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। ये स्टूडेंट्स के लिए उनकी लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है इंटरवेंशन, ठीक है। जैसे स्पेशल एजुकेशन सर्विस, रेमिडियल टीचिंग, ठीक है, लर्निंग सपोर्ट प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें। कंक्लूजन देखते हैं अब। वही सब की इंटरवेंशन क्या होता है, प्लान्ड एफर्ट है, ताकि हम लोग लोगों की, इंडिविजुअल हो चाहे ग्रुप हो चाहे कम्युनिटी हो, ठीक है, उनकी हेल्प कर पाए, उनकी जो लाइफ है उनको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन भी हमने देखे, प्रिवेंटिव, ठीक है, थेरेपेटिक, रिहैबिलिटेटिव, कम्युनिटी एंड एजुकेशन इंटरवेंशन। ऑलराइट, our next question is describe the application of social psychology to political behavior। देखिए सोशल साइकोलॉजी हमने क्या पढ़ी थी, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे हम लोग लोगों के बिहेवियर को, थॉट्स को, फीलिंग को समझते हैं कि वो किस तरीके से बाकियों से इन्फ्लुएंस होते हैं सोसाइटी में, ठीक है।
और पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्शन एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल रिलेटेड टू पॉलिटिक्स सच एज वोटिंग, सपोर्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये कि जो पीपल है, ठीक है, जो लोग हैं, उनका किस तरीके से एटीट्यूड होता है पॉलिटिक्स को लेके, पॉलिटिक्स की चीजों को लेके, जैसे कि वोटिंग, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना या अपने खुद के पॉलिटिकल ओपिनियंस को दिखाना, इन सब चीजों में लोग किस तरीके से अपना एटीट्यूड रखते हैं, किस तरीके से एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब सोशल साइकोलॉजी हमें ये समझने में मदद करती है कि जो भी लोगों के पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं, ठीक है, और जो लोग पॉलिटिकल सिचुएशन में बिहेव करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग वोटिंग बिहेवियर। यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग वोटिंग डिसीजन लेते हैं, दे आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड पॉलिसीज। मतलब सरकार की पॉलिसीज क्या होंगी, क्या फैक्ट्स हैं, इन सारी चीजों को देखकर ही उनके वोटिंग डिसीजन नहीं होते, बल्कि लोगों की क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, सोशल ग्रुप, मीडिया इन्फ्लुएंस, ठीक है, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, इन सारी चीजों का भी इन्फ्लुएंस होता है एक इंसान के वोटिंग बिहेवियर पे कि वो कैसे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटी। People often belong to different social groups such as family, caste, religion, community and professional organization। देखिए इन सब का भी जो सोशल ग्रुप्स है अलग अलग जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, उनका भी इन्फ्लुएंस होता है हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन पे, ठीक है। और सोशल साइकोलॉजी से हम लोग यही समझते हैं कि किस तरीके से जो ग्रुप प्रेशर होता है, सोशल जो नॉर्म्स होते हैं हमारे हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को शेप करते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा रोल ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। देखिए हमारा जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है, हमारा जो पॉलिटिकल बिलीफ है, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हमारा कैसा पॉलिटिकल बिहेवियर होगा, ठीक है। अब जैसे जो पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं, स्पीचेस होती हैं, डिबेट्स हम लोग देखते हैं मीडिया में, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो भी होती हैं, इन सब का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड पे, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडरशिप एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। देखिए जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को थ्रू कम्युनिकेशन, परसुएशन और मोटिवेशन, ठीक है। अब जैसे कैरिस्मेटिक लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, ये पब्लिक सपोर्ट को गेन करते हैं थ्रू क्रिएटिंग ट्रस्ट, लोगों में विश्वास जगाते हैं, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं और फिर अपनी जो लीडरशिप है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। और सोशल साइकोलॉजिस्ट यही स्टडी करते हैं कि क्या क्वालिटीज होती हैं या क्या बिहेवियर होते हैं उस पर्टिकुलर लीडर के इतना सक्सेसफुल होने में, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया एंड सोशल मीडिया। देखिए जो न्यूज चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया हुआ, ठीक है, जो भी साइट आप यूज करते हैं, इन सब में जो भी चीज चल रही है, स्पेशली पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड, वो आपके खुद के पॉलिटिकल ओपिनियन को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। आपकी आइडियोलॉजी या फिर आपके एक पर्टिकुलर धारणा बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड सोशल मूवमेंट। देखिए हम ये समझते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शो करते हैं थ्रू रैलीज, प्रोटेस्ट, कैंपेन, सोशल मूवमेंट, ठीक है। इन सारी चीजों में सरकार को सपोर्ट देने के लिए रैलीज में पार्टिसिपेशन करना, ठीक है, उनकी स्पीचेस में पार्टिसिपेशन करना, ठीक है, और अगर आप सरकार से ना खुश हैं तो फिर प्रोटेस्ट करना, ठीक है, सोशल मूवमेंट करना, ये सारी चीजें। तो हम इन सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू सोशल साइकोलॉजी। देखिए हमने वही देखा कि सोशल साइकोलॉजी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने में, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड, ग्रुप, लीडरशिप एक्सेट्रा से इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सारी चीजें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, elucidate the concept of consumer behavior, discuss the models of consumer behavior। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है। देखिए कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंज्यूमर होते हैं अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं और अपने परचेज डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूज प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये सारी चीजें में, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर कंज्यूमर हूँ और मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे फोन चाहिए, तो मैं देखूंगी कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किस तरीके का फोन चाहिए। उसके बाद मैं मार्केट में सर्च करूंगी, ठीक है, किस किस तरीके के फोन अवेलेबल है, क्या ऑल्टरनेटिव है मेरे पास में, ये भी देखूंगी और उसके बाद में ही मैं एक परचेज डिसीजन लूंगी, ठीक है। अब ये इन सारी चीजों की जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, ये जो बिहेवियर होता है कस्टमर का कोई भी चीज लेने से पहले, इसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। हमारा ये बिहेवियर हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस, हमारी इनकम क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, मोटिवेशन, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, इन सब पर भी डिपेंड करता है कि हम क्या खरीदने वाले हैं, ठीक है, हमारा कैसा कंज्यूमर बिहेवियर होगा। अब कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी से बिजनेस को क्या फायदा होता है। देखिए बिजनेस को अगर पता होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है मार्केट में, उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट सेल हों, है ना। अब उसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट प्रोडक्ट डू कंज्यूमर बाय, कि कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, और वो ये क्यों खरीदते हैं, ठीक है, और कब कब खरीदते हैं और कितना ज्यादा खरीदते हैं,
ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनके इस डिसीजन को। ये सारी जब कंपनीज को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं तो अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं लोगों की वांट्स और नीड्स के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं जरा मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे फर्स्ट मॉडल है इकोनॉमिक। ये मॉडल अज्यूम करता है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो राशनल चॉइस लेते हैं। ठीक है, दे एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन व्हाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट, मतलब कम पैसों में ज्यादा बेहतर चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो प्राइस है, प्रोडक्ट का प्राइस और जो कंज्यूमर है उसकी इनकम, ये दो मेन फैक्टर हैं ये डिसाइड करने में कि कंज्यूमर किस तरीके के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, दूसरा है लर्निंग। ये कहता है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स सीखते हैं कहाँ से, एडवर्टीजमेंट जो देखते हैं वो। ठीक है, और प्रोडक्ट को खुद यूज भी करते हैं, तो अगर उनको कोई प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का निकला है यूज करके, ठीक है, तो वो उसको दोबारा भी परचेज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है अच्छा है, दोबारा भी मैं इसी को लूंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लर्निंग मॉडल है कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इनकरेज रिपीट परचेज वाइल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस डिस्करेज फ्यूचर परचेज। अगर आपको किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो फिर आप दोबारा उस कंपनी से खरीदने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर आते हैं साइको एनालिटिक मॉडल। देखिए ये मॉडल हमारे सिगमंड फ्रॉइड के आइडिया पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडल कहता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी अनकॉन्शियस डिजायर से इन्फ्लुएंस होकर, अपने इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर अपने परचेज करने का डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, अब जैसे हमने इकोनॉमिक मॉडल में देखा था कि जो कंज्यूमर है बहुत राशनल चॉइस बनाते हैं कि कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी की चीज मिल जाए, लेकिन साइको एनालिटिक मॉडल ये बोलता है कि जो भी कंज्यूमर है वो अपनी अनकॉन्शियस डिजायर और इमोशन के बेसिस पर ही चीजें खरीदते हैं। ठीक है, ना कि लॉजिकल और रीजनिंग के बेसिस पे। फिर आते हैं सोशियोलॉजिकल मॉडल। देखिए ये मॉडल ये कहता है कि जो सोसाइटी होती है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल ग्रुप, कल्चर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो कंज्यूमर ऑफन परचेज प्रोडक्ट दैट आर एक्सेप्टेड और वैल्यूड बाय देयर सोशल ग्रुप। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं जो हमारे सोशल ग्रुप में एक्सेप्टेबल हो, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर हॉवर शेट मॉडल। देखिए मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जो कंज्यूमर होते हैं वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, इट कंसीडर फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, इन सारी चीजों के बेसिस पर ही अपने डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, एंड दिस मॉडल ऑल्सो हाईलाइट्स दैट परचेजिंग बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस दोनों को मिलाकर, दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होकर ही अपने परचेजिंग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो हमने वही पढ़ा कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि हम लोग जो कंज्यूमर किस तरीके से डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज खरीदने से पहले, इसकी स्टडी होती है। ठीक है, और ये बिजनेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो कंज्यूमर उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करे और उनकी सेलिंग करे। ठीक है, फिर हमने देखा कि इट इज इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एंड वेरियस मॉडल हमने इसके पढ़े। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर हम अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने डाउट्स कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ओके, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करना ना भूलें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारी क्लास की सारी नोटिफिकेशन उसी ग्रुप पे आती हैं, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू गाइज।